नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जहांगीर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, जीवनदीप आश्रम अकेडमी के वार्षिक उत्सव में होंगे शामिल। पुलिस और प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड को मिली G20 के 2 आयोजनों की मेजबानी। मई और जून 2023 में ऋषिकेश में होंगे। 20 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। सेंचुरी पेपर मिल से निकाले श्रमिकों का धरना। श्रमिकों ने कांग्रेस ने आंदोलन को दी चेतावनी। आंदोलन को दिया समर्थन। मिल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। कहा कर्मचारियों को वापस काम पर लिया जाए। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे लक्सर। डिजिटल लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। नई शिक्षा नीति को लेकर भी किया जनसंवाद। पहाड़ों में कम नहीं हो रहे सर्दी के तेवर। मौसम विभाग ने जताया सर्दी बढ़ने का अनुमान। बर्फबारी भी छुड़ाएगी धूचनी। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का दौरा है। जीवनदीप आश्रम अकेडमी के वार्षिक उत्सव में वो शामिल होंगे। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। चप्पे चप्पर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, जीवनदीप आश्रम अकेडमी के वार्षिक उत्सव में होंगे शामिल। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पर पर पुलिस बल किया तैनात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। जीवनदीप आश्रम अकेडमी के वार्षिक उत्सव में वो शामिल होंगे। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं। जीवनदीप आश्रम अकेडमी के वार्षिक उत्सव में शामिल होंगे। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। सीएम धामी हरिद्वार दौरे पर। जीवनदीप आश्रम अकेडमी के वार्षिक उत्सव में होंगे शामिल। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पर पर पुलिस बल किया तैनात। G20 के 2 आयोजनों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। दोनों आयोजन मई और जून 2023 में ऋषिकेश में होंगे। इसमें 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुए पदाधिकारियों की बैठक में ये जानकारी दी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा ने जानकारी दी। बैठक का एक पूरा सत्र G20 के ऊपर फोकस रहेगा। G20 के 2 आयोजनों की मिली मेजबानी।
ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो बहुत ही बड़ी खबर उत्तराखंड के लिए सामने आ रही है, जहां पर G20 के 2 आयोजनों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलने जा रही है और इसी को लेकर एक बैठक भी आयोजित की जाएगी, जहां पर पूरा फोकस जो है एक इस बैठक के ऊपर और इस G20 के आयोजनों के ऊपर रहेगा। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार लगातार कोशिश करती आई है, कभी इन्वेस्टर समिट के जरिए, कभी बड़े बड़े सेमिनारों का आयोजन कराने के साथ देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश उत्तराखंड सरकार ने की है और उत्तराखंड को तमाम तरीके के डेस्टिनेशनों के लिए डेवलप करने का काम किया है। जहां तक G20 का सवाल है, उसकी मेजबानी उत्तराखंड को मिलने जा रही है, जिसके लिए चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे थे और उत्तराखंड सरकार जितनी भी संभावनाओं के मद्देनजर जब पब्लिसिटी के लिए या उत्तराखंड को एक नई पहचान दिलाने का मौका मिलता है तो राज्य सरकार लगातार कोशिश करती है और इसी कोशिश के तहत G20 के लिए सभी तैयारियां पूरी करने के लिए चीफ सेक्रेटरी महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं, जिसमें तमाम विभागों की बैठक है, तमाम राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी समेत विकास अधिकारी मौजूद हैं। जिस तरीके से G20 की मेजबानी के लिए जो जरूरी औपचारिकताएं होती हैं उसको पूरा करने पर सरकार का फोकस है और मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट का सीधा डिसीजन है कि इस तरीके के आयोजन करने का जब मौका मिलेगा, मेजबानी करने का मौका मिलेगा, तो ऐसे में सरकार कभी भी पीछे नहीं हटेगी, बल्कि जहां तक भी हो सकता है उसके लिए हर संभव कोशिश करेगी, चाहे दिन रात एक करना पड़े। तमाम अधिकारी को उचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं। आयोजनों को लेकर यहाँ पर जानना चाहेंगे कि बैठक का एक पूरा सत्र G20 के ऊपर फोकस रहेगा, वही कौन कौन इसमें शामिल होंगे अगर महत्वपूर्ण तौर पर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें? बिल्कुल, देखिए, G20 की मेजबानी के लिए उत्तराखंड सरकार कोशिश की है और इसके लिए राज्य सरकार चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से तैयारियां पूरी कर रही है, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर के एजुकेशन हब और हेल्थ सेक्टर के अलावा जो जल संस्थान है, पेयजल निगम है, इसके अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ऊर्जा पूर्ण रूप से सुचारू रहे, उसके लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे, यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर रहे, इसके लिए डीआईजी गढ़वाल और डीआईजी कुमाऊं के अलावा आज तो आपकी शाम की शिफ्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो वही लाल कुआं में 137 दिन से धरने पर बैठे सेंचुरी पेपर मिल से निकाले गए श्रमिकों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित देश पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया और 10 दिन के भीतर मिल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों को वापस काम पर लिया जाना चाहिए, नहीं तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में 10 दिन बाद वह स्वयं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर सेंचुरी मिल के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे और उसके बाद सभी जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और सेंचुरी मिल होगी। दरअसल सेंचुरी पेपर मिल द्वारा 137 दिन पूर्व 20 से अधिक प्रशिक्षण मामला प्राप्त कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जिसके बाद से वह निरंतर आमरण अनशन पर बैठे हैं और जो अनशन है वो लगातार जारी है। समाधान न निकलने के कारण आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी से बात की है, कमिश्नर से भी कहा है और उनसे कहा है कि आप मैनेजमेंट से बातचीत करके इसका समाधान निकालिए और हमारी तरफ से तय है, क्योंकि ये बात क्या समाधान निकालते हैं नहीं निकालते हैं, और निकालते भी हैं तो समस्या के अनुरूप निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, ये भी मुख्यमंत्री के हाथ में है और प्रशासन के हाथ में है और यहाँ के मैनेजमेंट के हाथ में है। हमारे हाथ में एक बात है कि अब ये लड़ाई न्याय और अन्याय की भी हो, कि हर समस्या का समाधान बातचीत से संभव है। आप बातचीत करिए, कुछ मांगें उनकी जायज़ हो सकती हैं, कुछ मांगें में पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन सरकार प्रशासन ने बिल्कुल नहीं सुना।
लक्सर में गर्ग डिग्री कॉलेज के डिजिटल लाइब्रेरी उद्घाटन कार्यक्रम में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार सांसद ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया, जहां उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर देश के कई हिस्सों से आए साहित्यकारों से जनसंवाद भी किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे और इस दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति की बेहद जरूरत थी, जिसे हमने तैयार किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर हमें देश में बहुत उत्साह है। देश के 1000 से ज्यादा विश्वविद्यालय, 55,000 से ज्यादा डिग्री कॉलेजों और 16 लाख से ज्यादा स्कूल, सभी के अंदर नई शिक्षा नीति को लेकर बेहद उत्साह है। साथ ही उन्होंने कहा कि पेरिस में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में, जिसमें 192 देशों के शिक्षा मंत्री शामिल हुए थे, वहां भी हमने इस बात को कहा था कि अगर सुख शांति और सतत शिक्षा विकास के लक्ष्य को पूरा करना है तो उसका रास्ता भारत से होकर गुजरेगा। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम को उजागर करने को लेकर मीडिया के सवाल पर उन्होंने गोलमाल जवाब देते हुए कहा कि जांच जारी है, दोषी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अगर कई संख्याएं उठी है तो उनकी जांच भी होकर जल्द ही सामने आ जाएगी। पूरे देश के अंदर बहुत उत्साह है एनईपी को लेकर के, और देश के सारे विश्वविद्यालय, 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय और देश के 55,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज और यहाँ तक कि जो 16 लाख स्कूल हैं पूरे देश के अंदर, उनमें बहुत उत्सुकता है। और एनईपी को बच्चों में शायद पहली बार देश की आज़ादी के बाद ऐसा हो रहा होगा कि जिनके लिए ये नीति बने उसके अंतिम छोर तक के बच्चों को पता है कि मेरे लिए नई शिक्षा नीति आ रही है। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं अध्यक्ष मुकेश बोरा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के अथक प्रयासों से यहां 1.5 लाख लीटर का ऑटोमेटिक प्लांट लगने जा रहा है, जिसका स्थलीय निरीक्षण बीते दिवस डेयरी विकास विभाग के निदेशक ने किया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए भारत सरकार द्वारा 62 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। साथ ही भविष्य में 1 अरब 20 लाख रुपए की भारी भरकम धनराशि दुग्ध संघ लालकुआं को मिलेगी। इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है और संभावना है कि जल्द ही इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने इस कार्य हेतु भारत सरकार से बजट आवंटित कराने पर दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा का हार्दिक आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं उत्तराखंड प्रदेश का दूध और दुग्ध पदार्थ के उत्पादन के मामले में पहला दुग्ध संघ है और अब इसकी क्षमता 1.5 लाख लीटर की हो जाएगी, जो उत्तराखंड प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और इस क्षेत्र के माननीय सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री माननीय अजय भट्ट जी को जाता है कि उन तीनों के संयुक्त प्रयास से आज नैनीताल दुग्ध संघ को लगभग 62 करोड़ रुपया तो मिल चुका है भारत सरकार से और लगभग 58 लाख की डीपीआर और हम तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये राशि 1 अरब 20 लाख के आसपास भविष्य में हम इस नैनीताल दुग्ध संघ को मिलेगी और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। प्रदेश भर में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं और लगाम लगाने और यातायात के नियमों का पालन कराए जाने को लेकर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हल्द्वानी के संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर में भी एआरटीओ विमल पांडे के द्वारा सभी संभागीय परिवहन कर्मियों को यातायात के नियमों का पालन किए जाने की शपथ दिलाई गई और इस अवसर पर हल्द्वानी संभागीय परिवहन के कर्मचारियों सहित आम जनता भी मौजूद रहे, जिन्होंने यातायात के नियमों का 100% पालन किए जाने की शपथ के साथ ही अन्य लोगों को भी यातायात नियमों का पालन कराने हेतु जागरूक करने का संकल्प लिया। और सबसे बड़ी बात है जो आज ये अटेंड करा है, हम लोग बहुत गाड़ी चलाते हैं मगर कई बार कई साइन ऐसे होते हैं जो हमें भी नहीं पता होता और क्या होता है कि उन साइनों की मदद जब साइन पूरे अगर जाने या समझे उन चीज़ों को तो लाइफ के अंदर जो ना बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिल सकती है रोड के अंदर। सड़क सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, जैसा कि भारत सरकार के आंकड़े भी बता रहे हैं कि लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हर वर्ष हो रही हैं और लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं। और इसका ट्रांसलेशन ये है कि हर 1 मिनट में एक दुर्घटना और हर चौथे मिनट में एक मौत। मरने वालों में सबसे अधिक युवा, परिवार हो गए छोटे, 1 या 2 बच्चे घर में हैं और अगर हमारे युवा इसी तरीके से सड़कों पर मरते रहेंगे तो हमारे देश की आर्थिकी भी बहुत प्रभावित होगी। तो आवश्यक है कि ये बहुत ही हाई टाइम हो चुका है, अलर्ट टाइम है, हम सभी को सड़क सुरक्षा को लेकर के जागरूक होना है। खबरें यूं ही लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
सालों में, पिछले 3 सालों में अगर राहत मिली है लाखों परिवारों को हर एक राज्य में, वो महात्मा गांधी नरेगा कानून की वजह से मिला। पर महात्मा गांधी नरेगा कानून सिर्फ ग्रामीण इलाकों के लिए है, ग्रामीण परिवारों के लिए है, और शहरी गरीबी, शहरी बेरोजगारी से निपटने के लिए हमारे सरकारों ने ऐसे कदम नहीं उठाए थे पहले। मैं मुबारक देता हूं अशोक गहलोत जी को और उनके सरकार को कि उन्होंने इस सितंबर के महीने में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की। और हमारा अनुभव रहा है, मैं आंकड़े देख रहा था, कई जिले में, उदयपुर मिसाल के तौर से, महिलाओं भारी संख्या में इस योजना का लाभ उठा रही है। तो हमारे देश के सामने कई समस्याएं हैं, कई चुनौतियां हैं, जिसका जिक्र हम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, सामाजिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक तानाशाही, संविधान का नजरअंदाज, संवैधानिक संस्थाओं जो कमजोर हो रहे हैं उसके बारे में। पर सबसे महत्वपूर्ण बात भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में यह है कि आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है, राज्यों के बीच विषमताएं बढ़ रही है, और गरीब और अमीर के बीच में विषमताएं बढ़ रही है। अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, और मध्य वर्ग के लोग दबे हुए हैं। तो इसीलिए इस संदेशा को पहुंचाने के लिए हमने महंगाई पर एक फिल्म बनाया है जो आप देखे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी जनपद के पुरोला विकासखंड के रामा गांव के सूरपाल सिंह ने अपने बेटे स्पोर्ट्समैन मोहित को इस उम्मीद से घर से करीब 175 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इन सपनों के साथ भेजा था कि वह कुछ बड़ा करेगा। लेकिन किसे पता था कि मोहित पहाड़ की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की भेंट चढ़ हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कह जाएगा। और लाचार पिता सुरपाल को अपने बेटे की मौत के न्याय के लिए एसडीएम के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। दरअसल दिन पहले कॉलेज में वॉलीबॉल खेलते हुए मोहित की चोट लग गई थी और उस दिन वह जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार करवाकर वापस हॉस्टल लौट रहा। बीती शुक्रवार शाम को मोहित को फिर दर्द हुआ और वह इमरजेंसी में भर्ती हुआ, जहां उसकी अचानक मौत हो गई। सूचना पर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और मोहित की मौत का आरोप जिला अस्पताल के डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों पर लगाया। परिजनों का आरोप था कि समय रहते मोहित को इंजेक्शन नहीं दिया। एसडीएम भटवाड़ी चतर सिंह चौहान के पैरों में गिर पड़ते और कहते कि उनके बेटे को न्याय दिया जाए और उनके बेटे की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए। मोच आई थी, उसके बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ कल शाम को। कल शाम से किसी भी डॉक्टर ने उसको नहीं देखा। परिजन और उसके साथ जितने भी कॉलेज के छात्र हैं उन्होंने देखा कि रात भर उसे किसी भी डॉक्टर ने नहीं देखा। सुबह वो लड़का, उसके पास स्टाफ का कोई नर्स जाता है उसको, या स्टाफ का कोई जाता है और उसे इंजेक्शन लगाने के बाद आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। एक बालक की मृत्यु हुई है, तो उस सूचना पे हम लोग आए हैं यहाँ पे। हमने इनके परिजनों को काफ़ी समझाया कि इसका जो डेड बॉडी है उसमें पोस्टमार्टम ताकि मृत्यु के कारणों का भी पता लग सके। जोशीमठ विकासखंड के अंतर्गत आता है सलूट डूंगरा गांव, जो गांव जोशीमठ विकासखंड का सबसे बड़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है। हालांकि सलूट डूंगरा गांव से कुछ दूरी पर पगनो और मोल्टा गांव भी मौजूद है। बड़ी बात तो यह है कि सलूट डूंगरा मोटर मार्ग पुल इतना जर्जर हो चुका है कि जिस पर वाहन चलाना अभी खतरे से खाली नहीं है और कभी भी किसी के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
हालांकि पुल की स्थिति करीबन कई महीनों से खराब पड़ी हुई है और स्थानीय ग्रामीणों के वाहन जैसे तैसे करके इस मुख्य पुल के ऊपर से गुजरने के लिए मजबूर है। और बड़ी बात तो यह है कि संबंधित विभाग की इस मुख्य पुल पर काफी लापरवाही देखी जा रही है। संबंधित विभाग ने इस मुख्य पुल के ऊपर से 2 लोहे की चादरों को डाल रखा है, जहां पर ठीक पुल के ऊपर से बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि जहां पर लोहे की चादर बिछाई गई है, संबंधित विभाग द्वारा उस लोहे की चादर की भी स्थिति खराब हो चुकी है। जिस लोहे की चादर के ऊपर से भारी भरकम वाहन यदि गुजरता है तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से संबंधित विभाग की साफ साफ लापरवाही देखने को मिल रही है। सरोड डूंगरा मोटर मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। जोशीमठ विकासखंड के अंतर्गत आता है सलोट डूंगरा गांव, जो गांव जोशीमठ विकासखंड का सबसे बड़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में इन दिनों धूप हल्की हो रही है, जिससे आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के आसार सामने दिखाई दे रहे हैं। वहीं देहरादून में धुंध छाई गई हुई है, जिससे सुबह के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बाद में धूप निकल आई और ठंड से राहत मिल गई। वहीं अब राज्य के तराई क्षेत्रों में धीरे धीरे ठंड और बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम साफ रहने और ठंड में वृद्धि होने का अनुमान लगाया। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार मौसम साफ रहेगा। कुमाऊं मंडल की बात करें तो अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में आसमान साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्र हल्द्वानी में धूप खिली रहेगी। और अब जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, जीवनदीप आश्रम अकेडमी के वार्षिक उत्सव में होंगे शामिल। पुलिस और प्रशासन ने की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड को मिली G20 के 2 आयोजनों की मेजबानी। मई और जून 2023 में ऋषिकेश में होंगे। 20 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। सेंचुरी पेपर मिल से निकाले श्रमिकों का धरना, कांग्रेस ने आंदोलन को दिया समर्थन। मिल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी, कहा कर्मचारियों को वापस काम पर लिया जाए। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे लक्सर। डिजिटल लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। नई शिक्षा नीति को लेकर भी किया जनसंवाद। पहाड़ों में कम नहीं हो रहे सर्दी के तेवर, मौसम विभाग ने जताया सर्दी बढ़ने का अनुमान। बर्फबारी भी छुड़ाएगी धूसरी। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज।